क्या हाल चाल सुपरस्टार्स, कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप बहुत होंगे बढ़िया, बहुत मस्त, बहुत जबरदस्त, है ना। तो बच्चों, आपको बताया कि एक जबरदस्त ओपी लेवल की सीरीज चल रही है अपनी, ठीक है। और वो सीरीज है भाई हमारा अपना प्यारा माइंड मैप, यानी हमारे क्लास 10th आईसीएससी वाले बच्चों के लिए एक धमाकेदार माइंड मैप का सीरीज दोस्तों। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी बच्चे? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। तो बच्चा पार्टी, जैसे प्रॉमिस किया था भाई आपको कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत सारे माइंड मैप्स आने वाले हैं, ठीक है। आज अगर हम बात करें हिस्ट्री एंड सिविक्स के माइंड मैप्स में आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो हिस्ट्री के 2 चैप्टर्स के माइंड मैप्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं चैनल पे, तो एक बार जा करके उनको जरूर से देख लीजिएगा। यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म का मैप आपको ऑलरेडी मिल जाएगा आपके अपने बढ़िया वाले सुपर वाले चैनल यानी आईसीएससी वाला के ऊपर। और जब भी कभी नोट्स की बात आती है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो आपका वीडियो होता है उसके अंदर जो नीचे आपका डिटेल सेक्शन है, ठीक है, जहां पे डिटेल्स बताई गई होती है भाई, ये डिटेल सेक्शन अपना, तो वहां पे जाके एकदम चेक कर लीजिएगा और वहीं पे आपको लिंक्स वगैरह मिल जाते हैं आपके नोट्स के, है ना। जो भी आपका ये बैच क्रिएट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट इसके, तो जरूर से ऐसे लिंक्स को जरूर से बच्चों चेकआउट कर लिया करिए, ठीक है। फिलहाल समय हमारे पास देखिए बहुत कम है, बिकॉज हम सबको पता है कि आज कुछ नया है आपके लिए। एंड आज हम बात करने वाले हैं आपके सिविक्स के एक जबरदस्त चैप्टर यानी द यूनियन लेजिस्लेचर की। अब कई किताबों में इसका नाम द यूनियन पार्लियामेंट भी हो सकता है और कई किताबों में इसका नाम द यूनियन लेजिस्लेचर भी हो सकता है दोस्तों। तो यूनियन पार्लियामेंट और यूनियन लेजिस्लेचर, आप इसको कुछ भी बुलाइए, लेकिन इसके अंदर की जो भावना है, इसके अंदर का जो मटीरियल है दोस्तों, वो लगभग सेम रहने वाला है, ठीक है। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर क्या क्या करने वाले हम लोग। देखो, मेरे पीछे है दोस्तों भारत का पुराना संसद भवन। जी हां, पुराना इसलिए क्योंकि अभी आप देखोगे तो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसके टाइम पीरियड में एक नया पार्लियामेंट भारत के लिए बनके तैयार हुआ है, जो कि काफी सुंदर है, काफी मॉडर्नाइज्ड है, लेकिन फिर भी भारत के कल्चर को अपने में समेटे हुए है, ठीक है। तो ये हमारा पुराना संसद भवन, बहुत ही पुराना पार्लियामेंट जिसको हम सब जानते थे, पहले हमने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा था। फिलहाल जैसे कि भारत एडवांस हो रहा है, वैसे हमारा पार्लियामेंट भी अभी काफी आगे बढ़ चुका है। चलिए दोस्तों, अब बात स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारे आज के टॉपिक, दैट इज द यूनियन लेजिस्लेचर की। और जब बात हो रही हो बेटा हमारे पॉलिटिक्स की, तो आपके ईमानदार नेता यानी हमारे अपने प्यारे विधायक जी कैसे पीछे रह सकते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबके सामने हमारे अपने ईमानदार नेता यानी हमारे अपने विधायक जी का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ईमानदार नेता, और ये बात सच्ची है, देखिए घूम घूम कर ये बता रहे हैं आपको ये, ठीक है। तो ईमानदार नेता हमारे साथ आ चुका है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, दैट इज द यूनियन लेजिस्लेचर। तो दोस्तों, जब बात की जाती है किसी भी देश को चलाने की, तो हर एक देश को चलाने का अपना एक तरीका है, ठीक है। मतलब हो सकता है किसी देश में राजा महाराजा रूल करते हो, कहीं भी हो सकता है कम्युनिस्ट सरकार हो जैसे आपकी चाइना, या फिर कहीं भी हो सकता है कि डिक्टेटरशिप टाइप का कंट्रोल हो जैसे आपका नॉर्थ कोरिया, राइट, जहां पे एक मिलिट्री डिक्टेटर है और उसी के पास सारी पावर्स हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज की, यानी वो कंट्री जो यहां पे लोकतंत्र फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उन कंट्रीज में आप देखोगे दोस्तों कि हमेशा जो गवर्नमेंट होती है, एक सरकार जिसको लोग अपॉइंट करते हैं, वो यहां पे देश को रन करती है या देश को चलाती है, ठीक है। और सरकार की पावर्स को हमेशा डिवाइड किया जाता है, बिकॉज डेमोक्रेसी हमेशा एक बात को प्रमोट करती है, दैट इज द डिविजन ऑफ द पॉलिटिकल पावर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट टॉक अबाउट कि किसी देश का पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, ये यूनियन पार्लियामेंट आखिरकार आप किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जब कभी भी पार्लियामेंट ये शब्द आपके सामने आता है, जब कभी भी आपके टाइप सामने बेटा ये वर्ड आता है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट क्या है? कुछ नहीं बेटा, इट्स अ बॉडी, एक बॉडी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसकी? पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिनको लोगों ने अपॉइंट किया है, और साथ ही साथ इनके पास कंप्लीट पावर एंड अथॉरिटी है एक देश को चलाने की, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सरकार को चलाने की, एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, अपनी मनमर्जी से नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट के अंदर देखिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे हमारे अपने देश के पार्लियामेंट की हम बात करें तो इसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, द राष्ट्रपति दैट इज द प्रेसिडेंट, और हमारे दोनों हाउसेस दैट इज द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हाउस ऑफ द पीपल होता है, जो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है भारत की जनता द्वारा, उसको हम कहते हैं बेटा द लोकसभा। एंड जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जो भारत के अंदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, वो कहलाती है आपकी द राज्यसभा। चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। अब सवाल उठता है कि फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए बच्चों, भारत के अंदर जिस तरीके से हम पावर को डिवाइड करते हैं, यह आइडियोलॉजी कहलाती है द फेडरलिज्म आइडियोलॉजी। तो फेडरल शब्द जब भी आपके कभी सामने आपके वर्ड आ जाए, फेडरल गवर्नमेंट या फेडरलिज्म, तो आप समझ जाइएगा हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पावर को शेयर करने की विद अलग अलग लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। जी हां, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है कि कई सारे पार्ट्स में आपने पावर्स को डिवाइड कर दिया है। एक आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो पूरे देश को रन करेगी, एक आपकी स्टेट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, यहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट होगी जो स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को मैनेज करेगी,
और भारत में हमारे पास एक और लेवल है जिसे हम कहते हैं द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारी लोकल यानी गांव के आसपास के जो इलाके हैं, ठीक है, गांव हैं जो मेजर हमारे, वहां के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना। शहरों के अंदर नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है, तो ये सब किसका पार्ट है दोस्तों? लोकल गवर्नमेंट का, जो लोकल लेवल पे चीजों को समझ करके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, ठीक है। जनरली किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट में दो लेवल जरूर होंगे, एक आपका सेंट्रल लेवल और एक आपका स्टेट लेवल। हमारे देश के अंदर एक एडिशनल लेवल भी है जिसको हम कहते हैं द लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। चलिए आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो भारत कैसा है बेटा? भारत एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि पावर को डिवाइड किया जाता है यहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एंड दोनों यहां पे जो सरकारें हैं, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, ये काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट है, यानी अपने डिसीजंस के लिए ये एक दूसरे को आंसरेबल नहीं होती, ठीक है। तो इन दोनों की पावर्स इनको कहां से मिलती है? हमारे देश के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो यही हमने यहां पे पढ़ा है, और मैंने आपको बताया कि भारत में जब इनिशियली देश आजाद हुआ था तब अपने पास भी स्टार्टिंग में दो लेवल्स थे, लेकिन बाद में एक थर्ड लेवल को ऐड किया गया जिसे हम कहते हैं द लोकल गवर्नमेंट। तो भारत के अंदर आप देखेंगे दोस्तों, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे देश को रन करती है, फिर अलग अलग स्टेट्स के लिए हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है, और वैसे ही लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट है जो शहरों के अंदर, विलेजेस के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट फर्दर गाइस। नंबर 1, पहले बात करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, कि भाई ये जो फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम है ऐसा क्या है इसके अंदर कि जो हमारे देश ने इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। देखिए नंबर 1, पहली बात, भारत नो डाउट एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन सबसे खास बात भारत के स्ट्रक्चर की यह है कि भारत के स्टेट्स इंडिया से अलग नहीं हो सकते। इंडिया पता है आपको एक होल्डिंग टाइप ऑफ फेडरेशन है। होल्डिंग टाइप ऑफ फेडरेशन का मतलब होता है जहां पे एक सेंट्रल पावर, अपनी जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, राइट, सेंट्रल अथॉरिटी यानी केंद्र सरकार, वो क्या करेगी? अपनी पावर्स को अपने से छोटे लेवल्स के साथ शेयर करेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि एक बड़े से इलाके को रूल करने में काफी एफिशिएंसी के साथ आप उसको रूल कर पाओ, ठीक है। इंडिया इज अ वेरी लार्ज एरिया, है ना, इंडिया हैज अ वेरी वेरी लार्ज एरिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, अगर हम एरिया वाइज बात करें। इतने सारे स्टेट्स हैं भारत में, अगर सभी चीजों की पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी तो आपको लगता है दोस्तों क्या इफेक्टिव डिसीजंस आ पाएंगे? द आंसर इज नो। तो भारत के अंदर डिसीजंस को इफेक्टिव तरीके से लेने के लिए, ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने क्या किया है कि पावर को डिवाइड कर दिया है, शेयर कर दिया है विद द अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी स्टेट और आपके लोकल। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर ये चाहे, कोई स्टेट ऐसा चाहे कि हम इंडिया को छोड़ करके अलग हो जाएं, हम इंडिया को छोड़ के एक अपना खुद का देश बना ले, तो क्या यह पॉसिबल है? द आंसर इज नो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तभी आप देखोगे भारत का जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इंडिया को कभी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स कह के रेफर नहीं करता, वो इंडिया को कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम फेडरलिज्म के इस फिलॉसफी को इसीलिए प्रैक्टिस करते हैं ताकि सभी लोग भारत के अंदर अच्छे से रह सके, सबके पास अच्छे अपने अपने राइट्स हो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया से कोई स्टेट चाहे तो छोड़ करके अलग होकर इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि जब हम बात करते हैं ना इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन का मतलब यही है। फेडरलिज्म के कंसेप्ट को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इसीलिए ताकि पावर्स सबके बीच रहे, सबको अधिकार मिले और किसी की लड़ाई झगड़े का जो चांस है वहां पे कम से कम क्रिएट हो, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, जब आप पावर को शेयर करते हो, यानी फेडरल डिवीजन ऑफ पावर की हम बात करें, जब आप पावर को शेयर करते हो तो जो अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग हैं, हर एक इंसान को पावर मिलती है, राइट, हर एक इंसान को अपना अधिकार मिलता है, तो सारे लोग एक ही देश के अंदर बिना लड़ाई झगड़े के आसानी से रह सकते हैं। तीसरा अगर हम देखेंगे बच्चों कि किसकी पावर कितनी होने वाली है, ये कौन बताएगा? तो ये बताता है हमारे देश का संविधान, ठीक है। हमारे देश के संविधान में क्लियरली लिखा गया है कि किसका ज्यूरिसडिक्शन कितना है। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कौन कितने लॉज बना सकती है, कितने टॉपिक्स पे बना सकती है, कहां से उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज आएंगे, ये सारी की सारी बातें हमारे संविधान में दी हुई हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, कानून बनाने से रिलेटेड, जिसको आप लेजिस्लेटिव पावर्स कहते हैं, सारी पावर्स को प्रॉपर्ली डिवाइड किया गया है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। चौथी अगर मैं बात करूं बच्चों, जो हमारे स्टेट्स होते हैं वो हमारी सरकार के फंक्शनिंग में भी बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द राज्यसभा। हमने टॉपिक की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि राज्यसभा को कई बार आप अपर हाउस या काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहते हैं। उसका रीजन यही है बेटा कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो किसी न किसी टाइम पे स्टेट असेंबलीज के मेंबर्स हुआ करते थे और वहीं से इलेक्ट होकर के वापस राज्यसभा के अंदर इधर आकर के बैठे हुए। तो राज्यसभा एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है जब कोई भी लॉ या कोई भी कानून या पॉलिसीज बनाई जाती हैं देश के अंदर, उसको वेरीफाई करना, उसको पास करना, उस पर डिस्कशन करना, सजेशंस देना इंप्रूवमेंट के, ये सारे काम राज्यसभा के। तो एंड ऑफ द डे आप ये कह सकते हैं कि स्टेट्स का एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी डिसीजन को देश के अंदर इंप्लीमेंट करने में, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे देश का संविधान है उसने क्या किया हुआ है बेटा,
हर एक के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को यहां क्लियरली डिफाइन कर दिया है कि भाई कहां से आपके पैसे का साधन आएगा, कहां से आप पैसे कमाओगे अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के अदरवाइज लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट का फाइनेंशियल रिसोर्स क्लियरली जस्टिफाइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, अब अभी तक तो हमने देखा कि भारत के अंदर फेडरलिज्म के कौन से फीचर्स, यानी जहां पे पावर्स को डिवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत को इंटैक्ट रखने के लिए, भारत को यूनिटी को मेंटेन करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ यूनिटरी फीचर्स भी डाले। यूनिटरी फीचर्स का मतलब होता है जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ केसेस में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए। चलिए आइए देखते हैं कौन सी कंडीशंस है। तो इंडिया में क्या है दोस्तों, कुछ ऐसी भी हमारे पास फीचर्स है जो स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर को लिमिट करती हैं, और वो इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि स्टेट गवर्नमेंट्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाए कि वो इंडिया को छोड़ने की बात करने लगे। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, इंडिया के यूनिटी इंफेक्ट होगा। तो इस वजह से जहां हमारे पास कुछ फेडरल फीचर्स है वही हमारे पास कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, यानी नॉन फेडरल फीचर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इंडिया इज अ फेडरेशन इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, है ना। कि फॉर्म वाइज प्रैक्टिस हम कर रहे हैं फेडरलिज्म की पॉलिसी को, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो थोड़ा थोड़ा यूनिटरी भी है अपना। ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट, अब बात करते हैं यार किस तरीके की यूनिटरी फीचर्स अपने को देखने को मिलते हैं। तो देखिए नंबर 1, पहले अगर मैं बात करूं आपसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफी सारी स्ट्रांग भी है इंडिया में, है ना। कई सारे रूल्स एंड लॉज ऐसे हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आता है। लेट्स टॉक अबाउट द पावर डिवीजन। देखिए हमारे संविधान ने क्या किया है बेटा, पावर को कुछ लिस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है कि इस लिस्ट के अंदर आने वाले सब्जेक्ट्स पे बता दिया गया है कि कौन सी सरकार कानून बना सकती है। नंबर 1 हम बात करेंगे यूनियन लिस्ट की। तो जितने भी आपके नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मुद्दे हैं, डिफेंस हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, इन सब पे आपको ना एक यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए। ठीक है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है यहां पे लॉज बनाने की। स्टेट लिस्ट यानी मैटर्स ऑफ द स्टेट इंपॉर्टेंस, और स्टेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुलिस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, स्टेट से जुड़े डेवलपमेंट के मैटर्स हो गए, ये सारे पे पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास लॉज बनाने की। और फिर आती है कॉन्करेंट लिस्ट। दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट में बेसिकली वो टॉपिक्स या वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि दोनों ही सरकारों के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल भी और आपका स्टेट भी, और दोनों ही यहां पे लॉज बना सकती है। जैसे मैरिज हो गया, फॉरेस्ट एनवायरमेंट हो गया, ठीक है, इसके बाद अडल्ट्रेशन मिलावट से जुड़ी चीजें हो गई, या क्रिमिनल एक्टिविटीज पे कोई लॉ लेकर के आना है, तो ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट की बात करिए, सेंटर की बात करिए, तो दोनों ही सरकारें यहां पे लॉज बना सकती हैं। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट या फिर आप मान लेते हैं कोई झगड़ा हो जाता है लॉ को लेकर के, तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका बेटा लॉ बनाया है उसी को यहां पे माना जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आउट ऑफ दिस 3 लिस्ट 2 लिस्ट ऐसी है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में सिर्फ एक ही संविधान है, ठीक है, और इसी संविधान के लॉस को हर एक इंसान फॉलो करता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी अलग अलग संविधान बनाया हो, इट्स अ वन कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो भारत में सिंगल सिटीजनशिप का ऑप्शन है, यानी डजंट मैटर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप कोई भी स्टेट में रहते हो दोस्तों, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप ही आपकी कंसिडर की जाएगी। यानी इसका मतलब है कि आप कहलाओगे इंडियन सिटीजन। आप चाहे यूपी में रहते हो, बिहार में, मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, आप कहीं रहते हो, सिटीजनशिप पे आप इंडियन लिखने वाले हो। यूएस के अंदर ऐसा नहीं है दोस्तों। यूएस की अगर हम बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वहां पे भी कई सारे स्टेट्स ने पावर शेयर करके एक बड़ा सा देश बनाया है ना। बट वहां के स्टेट्स की स्पेशलिटी है कि वहां पे रहने वाले लोगों के पास 2 तरीके की सिटीजनशिप होती है, एक अपने खुद के स्टेट की जिसको बिलोंग करते हो, दूसरा यूएसए की। तो वैसा सिस्टम अगर हम देखेंगे दोस्तों तो हमारे देश के अंदर नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप ही ऑफर की जाती है। साथ ही साथ सारे स्टेट्स को यहां पे बेटा इक्वल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलता। रिप्रेजेंटेशन स्टेट्स का राज्यसभा में डिपेंड करता है उनकी पॉपुलेशन के ऊपर। अब यूपी की पॉपुलेशन देखिए इतनी ज्यादा है, मिजोरम की कंपेयर करिए बहुत कम है, तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स यूपी से जाने वाले हैं ऑब्वियसली बेटा ज्यादा होने वाले हैं, मिजोरम के कंपैरेटिवली कम होने वाले। तो आपकी पॉपुलेशन डिसाइड करती है कि आपका रिप्रेजेंटेशन कितना है राज्यसभा में, है ना। तो ये हमने यहां पे जस्ट पढ़ लिया। अच्छा, इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज का एक फीचर है। अब यूनियन टेरिटरी क्या होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग दिल्ली। तो दिल्ली को हम कई बार नेशनल कैपिटल टेरिटरी कह के भी बुलाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा दिल्ली काफी बड़ा है, इसलिए इसके इंटरनल मैटर्स को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए यहाँ की एक अलग से भी सरकार, जिसको आप दिल्ली गवर्नमेंट कहते हैं, करंट में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की सरकार है, काफी टाइम से केजरीवाल इसके सीएम बने हुए थे। लेकिन क्या सारी पावर्स केजरीवाल के हाथ में? द आंसर इज नो। केजरीवाल के हाथ में कुछ ही पावर्स थी, सारी पावर्स नहीं थी। क्यों? बिकॉज एंड ऑफ द डे दिल्ली है एक यूनियन टेरिटरी, यानी एक ऐसा इलाका जो ना तो इतना बड़ा है कि किसी स्टेट इसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए, और ना ही इतना छोटा है कि किसी पुराने स्टेट के साथ मर्ज कर दिया जाए। तो ऐसे इलाकों को हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज दैट आर नॉट सो लार्ज इनफ कि उनको आप इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो,
और इतने छोटे भी नहीं है कि किसी पुराने स्टेट के साथ मर्ज कर दो। सो सच टाइप ऑफ यूनिट, सच टाइप ऑफ एरियाज, इनको हम इंडिपेंडेंटली एडमिनिस्टर करते हैं, फिर आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स है यूनियन टेरिटरीज को मैनेज करने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी या फिर एक लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेगी जो उस पूरे इलाके को यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे मैनेज करता है। सो विच शोज दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस केस में भी कंपैरेटिवली ज्यादा पावरफुल मानी गई है। ठीक है, चलिए। और जब हम बात करते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो आप ये चीज बड़ी कॉमन होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पे पावर ज्यादा होती है। तो इसी वजह से ये कुछ ऐसे यूनिटरी फीचर्स है जो बताते हैं कि कुछ केसेस के अंदर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, चलिए लेट्स मूव फर्दर, आगे बात करेंगे। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं फटाफट से पार्लियामेंट के दो बड़े हिस्सों की, यानी हमारी द लोकसभा एंड द राज्यसभा। शुरुआत करते हैं लोकसभा से। लोकसभा की प्रोसीडिंग्स कुछ ऐसी दिखाई देती है। हालांकि पुराना वाला पार्लियामेंट है, आज का नया वाला तो बहुत सुंदर बना हुआ है। ठीक है, पर पुराने जमाने में आप देख सकते हो कि स्पीकर साहब ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, यहां पे पूरी प्रोसीडिंग चल रही है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, यहां पे आपके मेंबर्स बैठे हुए हैं पार्लियामेंट के। ठीक है, और काफी तगड़ा डिस्कशन चल रहा है। चलो तो लेट्स टॉक अबाउट द लोकसभा। देखिए, लोकसभा की कई सारी बातों पर हम बात करेंगे, उसके टर्म के बारे में, आप कैसे लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। नंबर वन, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों द टर्म ऑफ द लोकसभा, यानी कितने समय तक लोकसभा को अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो मेंबर्स ऑफ द लोकसभा को इलेक्ट किया जाता है 5 सालों के लिए, बिकॉज 5 साल बाद दोबारा से देश के अंदर दोस्तों चुनाव होते हैं, यानी जिसको आप जनरल इलेक्शन कहते हो। जैसे अभी 2024 में दोबारा से चुनाव हुए थे लोकसभा अपॉइंट करने के लिए। दोबारा से आप देखेंगे बीजेपी और उसके अलायंस को काफी सारी सीटें मिली और उन्होंने देश में सरकार बनाई, है ना। और फिर से हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी जी, है ना। चलिए, तो हर 5 साल में क्या होता है दोस्त कि लोकसभा को अपॉइंट करने के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा अगर ठीक से काम नहीं कर रही तो उसको अपने 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी हटा दिया जाए या डिसॉल्व कर दिया जाए। ये तभी होगा जब प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफिशियली कंप्लीट लोकसभा को फिर यहां पे हटाने की बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनफैक्ट मान लेते हैं देश में कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे केसेस में लोकसभा के टेन्योर को आप 1 साल से बढ़ा भी सकते हो, बिकॉज वहां पे अगर आप इलेक्शंस करवाने गए तो देश की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, तो आपको एक बहुत ही यूनिफॉर्म पॉलिसी की वहां पे जरूरत होगी। तो ऐसे केसेस में लोकसभा के टर्म को आप एक साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। तो देखिए, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ज्यादा से ज्यादा वो कितनी जा सकती है लोकसभा की, 552। मैक्सिमम की बात की जा रही है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ करंट टाइम पे। ठीक है, अच्छा, वैसे अगर हम देखें तो अभी भारत में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आसपास है। ठीक है, जहां से लोग इलेक्ट होते हैं। 2 यहां पे आप देखोगे तो रिजर्व रखी जाती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, यानी वो लोग जिनके पेरेंट्स, एक पेरेंट कोई जो है ब्रिटिश होगा और एक इंडियन होगा। तो ऐसी कम्युनिटी को भारत में कहते हैं एंग्लो इंडियन, क्योंकि वो बहुत माइनॉरिटी में उनका नंबर कम है, इस वजह से उनको रिजर्वेशन टाइप का आप समझ सकते हो, दे सकते थे हम 2 सीट्स का। फिलहाल अभी ये भी हटा दिया गया, तो अभी नया लॉ इसके रिगार्डिंग आएगा, आप अगले इलेक्शंस में इसके थ्रू देख सकते हो। ठीक है, चलिए, सो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैक्सिमम 503 मेंबर्स होने, 530 सॉरी 530 मैक्सिमम होने चाहिए, मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम, नॉट द मिनिमम, दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, जो कि आपके स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और 20 मेंबर्स ऐसे हों लगभग जो आपकी यूनियन टेरिटरीज को आपके रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, चलिए, तो ये मिला के बना देगा कितना, 550। और जो 2 मैंने आपको बताया ना किसके लिए था पहले, दैट इज द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। फिलहाल अभी वो चीज हटा दी गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा फटाफट से। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ये कहा जाता है कि अगर आप स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने वाले मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 530 होने चाहिए, और यूटीज को रिप्रेजेंट करने वाले मैक्सिमम जो होने चाहिए वो 20 होने चाहिए। ठीक है, दीज आर द मैक्सिमम नंबर्स, नॉट द करंट नंबर्स गाइस। ठीक है, ये करंट नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। करंट मतलब प्रेजेंट टाइम वाला है, करंट नहीं है, मैक्सिमम कैपेसिटी की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो प्रेसिडेंट यहां पे क्या कर सकता था, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 बंदे अपॉइंट कर सकता था। फिलहाल मैंने आपको बताया कि एक रिपील हो चुका है, अभी ये फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अब अगर हम बात करें जो सीटें होती हैं लोकसभा के अंदर कि कौन से स्टेट में कितनी सीटें होने वाली हैं, वो अगेन आप देखोगे पॉपुलेशन पे डिपेंड करती हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, विच हैज अ ग्रेट पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा ही जनसंख्या है यूपी में, तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सीटें हैं भाई लोकसभा की, 80 सीट्स हैं गाइस, यानी 80 रिप्रेजेंटेटिव्स यूपी अपॉइंट करके भेजता है हमारी लोकसभा के अंदर। इसलिए आप देखो यूपी को लेकर के हर एक पार्टी बहुत पागल होती है कि उत्तर प्रदेश जीतना तो बहुत मैंडेटरी, बहुत सारी सीटें यहां से आती हैं। ठीक है, चलिए, तो आगे बात करते हैं फटाफट से। लेट्स टॉक अबाउट क्वालिफिकेशन। तो देखो, नंबर 1, आपको भारतीय नागरिक यानी इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप कैंडिडेट के लिए खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। तीसरी बात, इलेक्टोरल रोल्स के अंदर जो वोटर्स लिस्ट होती है उसके अंदर आपका नाम होना चाहिए, यानी आप एक एलिजिबल वोटर होने चाहिए।
ठीक है। इसके बाद अंडर डेब्ट, बेटा कर्जा नहीं होना चाहिए आप पे, आप अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स मीट कर पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्जा होगा तो डिस्क्वालीफाई कर जाओगे, ठीक है। साथ ही साथ कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है किसी भी गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसा जॉब ना हो जिससे आपको बेनिफिट्स आ रहे हो, पैसे आ रहे हो, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली बात है उस गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में ही आप काम करोगे हमेशा से। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जब आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जब आप खड़े होने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी पोजीशन आपके अंडर नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस उस टाइम पे नहीं लगना चाहिए जब आप अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि मैं खड़ा होना चाहता हूं चुनाव में, उस टाइम पे अगर आप कोई क्रिमिनल केस करोगे दोस्तों आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। साथ ही साथ आपकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं, यू शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं डिस्क्वालिफिकेशन, इसका सबका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो, अनसाउंड माइंड के हो, कर्जा है आपके ऊपर, कोई क्रिमिनल केस लगा दिया गया है आपके ऊपर, उस टाइम पे सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो, या फिर आपने किसी और देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लिया है, या फिर कोई और लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाया है जिसके तहत आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, देन यू कैन बी डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। चलिए, इसके अलावा वेकेशन ऑफ द सीट्स, अगर मान लेते हैं कोई इंसान, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सीट से रिजाइन दे देता है तो सीट खाली हो जाएगी। ऐसे केसेस में यार कई बार बाई इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है, या तो आपका पर्सन डेथ हो गई है, जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था वो मर गया है, या वो रिजाइन मार के भाग गया है, तो ऐसे केसेस में आप देखोगे उसकी सीट खाली हो जाती है और बाई इलेक्शन हम कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं अगर 60 दिन यानी 60 डेज यानी लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं और एक इंसान आपके हाउस ही नहीं आया, मतलब पार्लियामेंट में अपना कामकाज करने आया नहीं, वहां से एब्सेंट है, तो भी इसको हटाया जा सकता है। और या फिर अगर आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा मेंबर है जो आपका लोकसभा या राज्यसभा छोड़ करके स्टेट लेजिस्लेचर को ज्वाइन करना चाहता है, किसी स्टेट असेंबली के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो उसको पहले अपनी पार्लियामेंट की सीट छोड़नी पड़ेगी, तभी वो स्टेट असेंबली के चुनाव में खड़ा हो सकता है। सिमिलरली अगर कोई स्टेट असेंबली वाला बंदा अगर पार्लियामेंट के चुनाव यानी आपका ये सांसद वाले चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको पहले ऐसे अपनी असेंबली वाली सीट छोड़नी पड़ेगी, तभी वो एलिजिबल होगा यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई भाई वेकेशन ऑफ द सीट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं द प्रोसीजर्स इन द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। नंबर 1 पहला होता है यार सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। सेशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझे तो एक तरीके का मीटिंग, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हम लोग मीटिंग करते हैं ना, आपके हाउस मीटिंग होती होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती होगी, जब जहां पे आप लोग मिलते हैं, चीजों को डिस्कस करते हैं, तो वैसे हमारे सेशन समझ लीजिए, ठीक है। तो हर एक हाउस को लगभग साल में 2 बार तो मिलना ही होता है, और ये जो 2 बार के बीच का जो गैप है वो करीब आपका 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट मीन्स एटलीस्ट 6 मंथ्स के गैप के बीच में आपको 2 बार यहां पे कहीं ना कहीं मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप टाइमली मिलोगे तो 2 बार तो आसानी से आप मीटिंग कर सकते हो, ठीक है। चलिए, जनरली देखिए बेटा 3 सेशंस होते हैं, एक को हम बजट सेशन कहते हैं जहां पे आपका जनरली बजट्स अप्रूवल होते हैं, एक आपका मॉनसून सत्र है, मॉनसून सेशन कहलाता है अभी वाले टाइम का, और एक आपका विंटर सेशन कहलाता है। तो इनफैक्ट आप देखोगे अभी बड़ा इंपॉर्टेंट वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो कानून है, अभी रिसेंट कल न्यूज आई है कि उसको पास ऑन कर दिया गया है और उसको टेबल किया जाएगा, पार्लियामेंट में रखा जाएगा लगभग इन द विंटर सेशन। तो 3 इंपॉर्टेंट सेशन है अपने, ठीक है, दैट इज बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। और हमारे पार्लियामेंट को एटलीस्ट 2 सेशंस के लिए तो यहां पे मिलना ही होता है एक साल के अंदर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, फिर हम बात करते हैं कोरम। कोरम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो किसी चीज को अप्रूवल देने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें कोई भी बिल, यानी कोई भी बिल अगर आपको पास करवाना है किसी कहां पे अपने लोकसभा राज्यसभा में, वो तब तक पास नहीं हो सकता जबकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट नहीं है ना। एक सर्टेन, हर एक बिल के हिसाब से, हर एक पॉलिसी के हिसाब से एक सर्टेन रिक्वायर्ड नंबर आपको चाहिए होता है कि इतने मेंबर्स यहां पे प्रेजेंट होने चाहिए, तभी इस बिल को पास वगैरह किया जाएगा, ठीक है। तो अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इस तरीके से बिल आप पास नहीं कर सकते। और यही जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, इसको हम लोग कहते हैं कोरम। क्या बोलते हैं बच्चों? कोरम, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज कोरम, दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इफ दे आर नॉट प्रेजेंट इन द हाउस देन द बिल्स कैन नॉट बी पास्ड, और अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो इसी नंबर को हम कहते हैं द कोरम, ठीक है। चलिए, तो स्पीकर क्या कर सकता है? हाउस को एडजर्न कर सकता है, यानी उसकी कार्यवाही को रोक सकता है जब तक आपका रिक्वायर्ड कोरम या जो रिक्वायर्ड नंबर है मेंबर्स का वो वहां पे प्रेजेंट नहीं हो जाते, ठीक है। चलिए, तीसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, क्वेश्चन आवर। अब क्वेश्चन आवर बहुत इंपॉर्टेंट घंटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसका रीजन बहुत सिंपल है, ये वो समय पार्लियामेंट में जब जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं, जनरली आपकी जो सरकार होती है, सरकार के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर ना क्वेश्चंस करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट से आप क्वेश्चन नहीं करोगे, आपको कैसे पता चलेगा देश में क्या चल रहा है या सरकार क्या पॉलिसीज लेकर के आ रही है। तो क्वेश्चन आवर का मतलब ही यही है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है वो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स से, उनके मेंबर्स से, उनकी कैबिनेट से सवाल करेंगे अलग अलग टाइप के ऑन द पब्लिक मैटर्स, ठीक है। चलिए, अब ये जो राइट होता है ना मेंबर्स का सवाल पूछने का, इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल आता है आपके एग्जाम्स में।
कि इंटरपेलेशन क्या होता है। तो दोस्तों इंटरपेलेशन का मतलब बहुत सिंपल है, जब मेंबर्स के पास अधिकार है मिनिस्टर्स वगैरह है सरकार से सवाल पूछने का, ठीक है। चलिए, अब जो पहला आर होता है ना डेली वर्किंग का, जो आपके पार्लियामेंट की वर्किंग होती है, उसका जो पहला घंटा होता है दोस्तों हमेशा क्वेश्चन आर के लिए रिजर्व्ड होता है। अब सवाल उठता है बच्चों की कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए नंबर 1 पहला होता है आपका स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चंस बेटा वो होते हैं जिसका आपको ओरल जवाब चाहिए होता है, यानी आपने किसी सरकार के किसी मंत्री से आपने पूछा, लेट्स से डिफेंस मिनिस्टर से कोई स्टार्ट क्वेश्चन पूछा, ठीक है, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि उसका ओरली आंसर देंगे, ठीक है। फिर अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं बेटा जिसको आपको रिटन फॉर्म में आपको आंसर करना पड़ता है। अब आपको सरकार से कोई रिटन फॉर्म में प्रॉपर आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, उसका आंसर चाहिए, तो आप क्या करोगे, सरकार को एटलीस्ट टाइम दोगे लगभग, है ना, तो 9-10 दिन का टाइम देना मैंडेटरी होता है, जिसमें अपना आंसर को वो प्रिपेयर कर पाएंगे। बिकॉज आंसर 1-2 पेजेस का नहीं होता गाइस, आंसर बहुत बड़े बड़े पेजेस का होता है, मतलब कई बार 1000-1200 पेजेस का भी एक आंसर हो सकता है, बिकॉज वो प्रॉपर रिपोर्ट होती है सारे स्टैट सारे डेटा के साथ, तो उसको बनाने में लगता है समय, तो आपको एटलीस्ट समय देना पड़ेगा अगर आप एक अनस्टार्ट क्वेश्चन या रिटन आंसर डिमांड कर रहे हो। और फिर होते हैं बेटा यहाँ पे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन ना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं होते बेटा, ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो जिससे भी आपने पूछा है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, जनरली आप 10 दिन से कम का समय उसे दे रहे हो, ठीक है, आंसर करने के लिए, तो यहां पे मेंबर के ऊपर है कि वो आपके क्वेश्चन को आंसर करना चाहता है या फिर नहीं करना चाहता, ठीक है। चलिए, अब जैसे हमने बात की यहां पे पार्लियामेंट की फंक्शनिंग की, तो हमने ये देखा कि लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, हमने ये देखा कि सेशंस होते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की जाती है, फिर हमने ये भी देखा दोस्तों कि क्वेश्चन आर होता है जहां पे इंपॉर्टेंट सवाल किए जाते हैं। अब सवाल आता है कुछ मोशंस का। मोशंस का मतलब होता है वेरी सिंपल, एक प्रपोजल, ठीक है, जो कोई मेंबर ऑफ द हाउस यहां पे मेक कर रहा है, ले रहा है, ठीक है, ताकि किसी इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर, किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे को यहां पे बहुत अर्जेंटली डिस्कस किया जा सके, ठीक है। तो कैसा प्रपोजल है जिससे कि सरकार का पूरा ध्यान आप क्या कर सकते हो, डाइवर्ट कर सकते हो किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, ठीक है। चलिए, तो मेंबर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑन द गवर्नमेंट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, ठीक। चलिए, तो हम बात करते हैं कितने टाइप के मोशंस हमारे पास होते हैं। नंबर 1 लेट्स टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट, दैट इज एडजर्नमेंट मोशन। तो एडजर्नमेंट मोशन दोस्तों एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर है। ये तब लाया जाता है जब मान लेते हैं देश के अंदर कुछ बहुत ही सडन इमरजेंसी पैदा हो गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत बड़े स्केल पे डकैती रॉबरी पड़ गई भारत में, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कोई वायलेंस हो गया भारत के अंदर, इसके चलते पूरे देश में दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो ऐसे केसेस में आपको ना इमरजेंसी रिस्पांस चाहिए होता है। तो यहां पे जो बाकी नॉर्मल मुद्दे हैं पार्लियामेंट के, अगर आप उसको डिस्कस करने बैठोगे तो देश की हालत खराब हो जाएगी। तो अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन पैदा होता है तो एक एडजर्नमेंट मोशन पास किया जाता है पार्लियामेंट में, जिससे सरकार का ध्यान डायरेक्टली कहां अट्रैक्ट कर रहे हो आप, जब मैटर्स ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, अर्जेंट पब्लिक ओपिनियन के जो मैटर्स हैं उसके तरफ गवर्नमेंट का आप ध्यान खींचते हो, ठीक है, पूरे पार्लियामेंट का खींचते हो कि इस पे अर्जेंट कुछ किया जाए सो दैट ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए, दूसरी बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये आता है हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन ना बहुत मजेदार है। नो कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो करंट सरकार थी, करंट हमारा जो गवर्नमेंट अभी आपकी रूल कर रही है, उसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमारी पार्लियामेंट है उसका विश्वास खत्म हो गया, उसने कहा कि भाई वी डोंट बिलीव इन यू। अब ऐसे में क्या होगा यार कि आप देखते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी जो कैबिनेट होती है ना, ये रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट होती है फॉर देयर एक्शन। ये जो भी करते हैं ये पार्लियामेंट को उसके लिए आंसरेबल होते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं पार्लियामेंट को लगा कि हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा करंट गवर्नमेंट के अंदर, और हम चाहते हैं कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाए। इसके लिए देखिए बहुत जरूरी है कि लगभग 50 मेंबर्स इस प्रपोजल को आगे लेकर के आए, इसको प्रपोजर बने, और एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऐसे हों जो इसको बैक करें, इसको सपोर्ट करें, तो आप सेकेंडर्स कहते हो कई बार, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, 50 मेंबर मिनिमम रेडी हो जाते हैं लेट्स से इस प्रपोजल को पास करने के लिए, तो फिर ये प्रपोजल आगे रखा जाएगा, स्पीकर इसको ऑफिशियली आगे फॉरवर्ड करेगा, एक वोटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी जिसको आप कहते हैं कॉन्फिडेंस वोट, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं वो वोटिंग रूलिंग पार्टी या अगेंस्ट चली गई, ठीक है, रूलिंग पार्टी फेवर में नहीं गई और वो हार गई उस वोट को, है ना, तो फिर क्या होगा पता है आपको, जो प्राइम मिनिस्टर उसका जो कैबिनेट है ना, कंप्लीटली उनको रिजाइन देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दिया मतलब सरकार यहां पे गिर जाएगी, ठीक है। चलिए, तो दिस इज हाउ वी कॉल इट एज द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। इसे कहां पास किया जाता है दोस्तों, लोकसभा के अंदर पास किया जाता है, और अगर जनरली ये पास हो गया तो ऐसे केसेस में जो सरकार है उसको यहां पे रिजाइन देना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, नाउ फिर आता है प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस का मतलब होता है दोस्तों, मान लीजिए जब सरकार ने रिजाइन दे दिया, ठीक है, हो सकता है फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन आपका पास हो गया पार्लियामेंट में, ठीक, अब सरकार ने रिजाइन दे दिया, तो ऐसे केसेस में प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं कि आप हाउस को डिसॉल्व कर दीजिए। हाउस डिसॉल्व होने का मतलब ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि यहां पे नई सरकार या नए चुनाव होंगे, नए इलेक्शंस होंगे। अब ये ऑफिशियली डिसॉल्व कौन करेगा, आपके देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट
ठीक है, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको रिकमेंड करते हैं तो। एंड इसके अलावा भी एक और कंडीशन है, अगर मान लीजिए करंट गवर्नमेंट यहां पे रिजाइन कर देती है, करंट गवर्नमेंट यहां पे दस्तखत कर देती है रेजिग्नेशन पे, बिकॉज नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके फेवर में नहीं गया। अब ऐसे केस में जो दूसरा कंडीशन होता है वो ये होता है कि क्या कोई और ऐसी पार्टी है जो पार्लियामेंट में अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर पाए, वो ये बता पाए कि नहीं जी हाँ हमारे पास इतने लोग हैं कि हम सरकार बना सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो उस पार्टी को चांस दिया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस केस में राष्ट्रपति क्या करेगा, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर यहां पे पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हाउस को एक और केस में हम एडजर्न करते हैं, कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करते हैं टेम्परेरी फॉर्म में। ठीक है, ये तब होता है, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो करंट मेंबर है हमारा, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि बहुत दिनों के लिए हो, एक दो दिन के लिए भी चलेगा। ठीक है, करंट मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, कोई एक्स मेंबर उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो गया, बहुत खल्ला गुल्ला मचा पार्लियामेंट में, आपने देखा होगा कई बार डब्ल्यूडब्ल्यूई शुरू हो जाता है ना, एक उड़ उड़ के जो है ऐसा मार रहे हैं लोग एक दूसरे को। एक तो नेता मैंने देखे थे, बहुत पुराना वीडियो है, काफी पुराना है, 2006-7 का, जिसमें लड़ाई हुई थी बहुत जबरदस्त, है ना। तो उसमें नेताजी जो है बढ़िया धोती होती कसे बैठे हुए थे वहां पे, अब लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये जो कूद के फ्लाइंग धोती मैन बन के उड़े हैं ना भाई, ऐसे एकदम हवा में उड़े, धोती अलग उड़ रही है इनके बढ़िया, और कूद के जो मारा है दूसरे वाले के घमासान भाई। तो अगर ऐसे तुम लोग कर रहे हो ना कुछ भी, मान लो ऐसा कुछ भी हो रहा है पार्लियामेंट में, तो भी उस दिन के लिए पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है, जो बिजनेस है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट बन जाता है बेटा द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस का। चलो आगे बात करते हैं फटाफट से, लेट्स टॉक अबाउट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपको पता है करंट स्पीकर कौन है दोस्तों, दैट इज ओम बिरला। ठीक है, तो स्पीकर एक बहुत ही पावरफुल प्रोफाइल है बेटा हमारे लोकसभा के अंदर। ठीक है, नाउ नंबर 1 स्पीकर ऑफ द लोकसभा कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो पूरे हाउस के सारे बिजनेस को, यानी जो लोकसभा के जितने भी आपके बिजनेस इन द सेंस जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको यहां पे मैनेज कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, इसको कौन इलेक्ट करता है, जो मेंबर्स होते हैं, है ना। एक बार जब आपका पार्लियामेंट इलेक्ट हो जाता है तो मेंबर्स अपने ही बीच में से किसी को एज ए स्पीकर अपॉइंट करते हैं, बट एक बार ये स्पीकर अपॉइंट हो गया तो बायस नहीं हो सकता है, इसको बहुत ही सही तरीके से, इंपार्शियल तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर हम बात करें तो स्पीकर को भी जनरली 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसकी मदद के लिए, इसके असिस्ट करने के लिए एक डेप्यूटी स्पीकर भी होता है, जो तब आपकी प्रोसीडिंग्स को देखता है अगर स्पीकर वहां पे मौजूद नहीं है तो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे स्पीकर के बारे में थोड़ी बातें। लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहला आता है दोस्तों कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ द हाउस। अब जो हमारे स्पीकर होता है ना बेटा, जितने भी आपके हाउस के बिजनेस होते हैं, किसको कितना बोलने का टाइम दिया जाएगा, ये सारी चीजें स्पीकर डिसाइड करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट्री मैटर्स में इसका डिसीजन फाइनल है। जितने भी बिल्स पास किए जाते हैं लोकसभा में उसको स्पीकर ही हमारा साइन करता है। जितने भी इश्यूज होते हैं ना उनके रिगार्डिंग वोटिंग करवाना, है ना, अनाउंस करना रिजल्ट, ये सारे स्पीकर के काम है। इसके अलावा ये डिसाइड करता है कि कोई भी बिल आपका ऑर्डिनरी बिल है या फिर आपका मनी बिल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जितने भी पिटीशंस हैं, रिक्वेस्ट हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं हाउस के, वो सारे के सारे इसी को रिसीव होते हैं। ये जितने भी डिसीजंस होते हैं ना जो हाउस में लिए जाते हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर, ये कंसर्न अथॉरिटीज तक पहुंचाता है। ठीक है, डिसिप्लिनरी फंक्शंस की बात करें तो इसको मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना हाउस का, है ना, पीस मेंटेन करना, शांति मेंटेन करना, ये इनका जिम्मेदारी है। अगर कोई इंसान बदतमीजी करता हुआ पाया गया या पीस को डिस्टर्ब करता हुआ पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई गाली गलौज कर रहा है ना, तुम्हारे गद्दारी कर बे, ऐसे करके गाली गलौज कर रहा है, तो ऐसे केसेस में इनडिसेंट वर्ड यूज करने से मना किया जा सकता है। अगर नहीं मानेगा तो उसको पनिश करने का पावर है इसके पास। ठीक है, और ये भी डिसाइड करते हैं कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि आपने किसी इलाके से आप चुनाव जीत गए, ठीक है, और आपने ये देखा कि आपकी जो पार्टी जिससे आप चुनाव लड़े थे वो सरकार नहीं बना रही, सरकार कोई दूसरी पार्टी बना रही, और आप उस पार्टी में भाग गए, तो आपने क्या किया, डिफेक्शन किया। तो इसको बचाने के लिए भी एक एंटी डिफेक्शन लॉ है जो ये कहता है कि अगर आप जीतने के बाद दूसरी पार्टी में भाग रहे हो, ये देख करके कि आपको वहां फायदा ज्यादा होगा, तो आप अपनी सीट लूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई मान लेते हैं फिर भी कोई धोखाधड़ी करके अगर घुस गया पार्लियामेंट में, तो ये डिसाइड करेगा कि क्या वो डिस्क्वालिफाइड है अंडर दिस पर्टिकुलर लॉ। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बच्चों आपसे फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, पार्लियामेंट्री कमेटी, तो पार्लियामेंट के अंदर ना कई सारी कमिटीज होती है, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, रूल्स कमेटी है, तो इनके जितने भी आप कह सकते हैं बच्चे मीटिंग्स होते हैं ना, उन सबको प्रोसाइड करता है। जितने भी चेयरमैन होते हैं सारे कम्युनिटीज के, उनको ये अपॉइंट करता है। ठीक है, फिर कुछ मिले जुले फंक्शंस भी होते हैं इसके। देखिए, जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है ना दोनों हाउसेस का, लोकसभा राज्यसभा का, तो उसके ऊपर ये प्रिसाइड करता है। कॉन्फ्रेंस, जब भी कभी लेजिस्लेटिव बॉडीज की, जो अलग अलग लेजिस्लेटिव बॉडीज है भारत में कानून बनाने वाली, पॉलिसीज बनाने वाली, जब उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का जब कॉन्फ्रेंस होता है तो उसके ऊपर भी ये प्रिसाइड करता है, मतलब ये वहां का पार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द राज्यसभा, जिसे आप कई बार अपर हाउस भी कहते हैं या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देखिए राज्यसभा के अगर टर्म की बात की जाए, परमानेंट हाउसेस को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते। अगर मेंबर्स की बात की जाए तो मेंबर्स को 6 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया जाता है,
और 1/3 जो टोटल मेंबर्स है बेटा हर 6 साल के बाद रिटायर होते रहते हैं और इनकी जगह नए मेंबर्स आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम दोस्तों, ठीक है, लगभग 250 मेंबर्स के आसपास है। 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, कल्चर हो गया, लिटरेचर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस टेक हो गया, ठीक है, जो अपने फील्ड के बहुत जबरदस्त परफेक्ट इंसान रहे होते हैं। ठीक है, जो बाकी 238 मेंबर्स हैं बेटा, ये कहां से अपॉइंट हो रहे हैं? ये आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से अपॉइंट होकर के यहां पे आते हैं। ठीक है, बिकॉज इनडायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन यहां पे नहीं होता। ठीक है, तो 238 आपके इलेक्टेड होते हैं स्टेट असेंबलीज के थ्रू, और बाकी 12 जो है नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते हैं, यानी प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है। ठीक है, सीट्स को एलोकेट किया जाता है राज्यसभा के अंदर भी सेम पॉपुलेशन बेसिस पे, जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन उस स्टेट के मेंबर्स हमेशा राज्यसभा में ज्यादा होने वाले। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन 30 साल से कम नहीं होना चाहिए, भारत का सिटीजन होना चाहिए, कोई गरीबी मतलब कोई डेप्ट या कर्जा नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, आपका नेम वोटर्स लिस्ट में होना बहुत मैंडेटरी है, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आप नहीं होल्ड करने चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उस टाइम पे नहीं लगनी चाहिए जब आप अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हो। साथ ही साथ आपकी दिमागी हालत यानी ठीक होनी चाहिए, शुड बी ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो राज्यसभा के जो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, कहने का मतलब है राज्यसभा के पार्ट नहीं है बच्चे, बट एक्स ऑफिशियल मतलब अलग से जो है एक ऑफिशियल चेयरमैन है। ठीक है, राज्यसभा के जो है हमारे देश के उपराष्ट्रपति, जिनको आप कहते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। तो करंट स्पीकर अगर आप देखोगे दैट इज ओम बिरला, उपराष्ट्रपति की बात करें जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट है, वो कौन है बच्चा? प्रिसाइडिंग ऑफिसर है या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आप कह सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, किसका? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। दूसरी बात, ये किसके ऊपर प्रिसाइड करते हैं? प्रिसाइड करते हैं ओवर द मीटिंग्स ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, एंड ये तभी वोटिंग करेंगे अगर कोई टाई हो जाता है किसी डिसीजन को लेकर के तब। ठीक है, तीसरी बात, डेप्यूटी चेयरमैन को भी अपॉइंट किया जाता है। डेप्यूटी चेयरमैन कौन होता है? असिस्ट करने के लिए होता है। ये अपॉइंट कैसे होता है? जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही किसी को डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और इनकेस अगर चेयरमैन आपका एब्सेंट है तो ऐसे केसेस में जितने भी आपके जितने भी फंक्शंस है राज्यसभा के, उनको मैनेज आउट करना किसका काम हो जाएगा? आपके डेप्यूटी चेयरमैन का। ठीक है, तो चेयरमैन समझ में आया बेटा? यहां पे वाइस प्रेसिडेंट को भारत का राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन माना जाता है। ये सारे मीटिंग्स को प्रिसाइड करते हैं, अगर टाई होगा तभी वोट करेंगे। डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है साथ ही साथ, जिसको राज्यसभा के मेंबर्स अपने ही बीच से अपॉइंट करते हैं। और तीसरी बात, ये सारे फंक्शंस तब परफॉर्म करता है जब आपके चेयरमैन एब्सेंट हो, यानी वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो। ठीक है, चलिए पावर्स एंड फंक्शंस की बात कर लेते हैं कुछ फटाफट से। कुछ पावर्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं हमारे। ठीक है, तो नंबर 1 तो पार्लियामेंट की बात करेंगे, बिकॉज पार्लियामेंट के अंदर दोनों ही आ रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव फंक्शंस, यानी जब आप लॉज बनाते हो। ठीक है, तो हमारे यहां पर बात करें बेटा लोकसभा राज्यसभा की, तो ये यूनियन लिस्ट के ऊपर लॉज बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट मैटर्स अगर बहुत ज्यादा है, फॉरेन पॉलिसी, आपका डिफेंस हो गया ना, दोनों हाउसेस आपके कॉन्फ्रेंस लिस्ट में बना सकते हैं लॉस। लेकिन अगर आप देखोगे कभी भी डिस्प्यूट हो जाता है स्टेट के साथ, तो जो भी सेंट्रल ने बनाए हैं वही लॉस को हम मानते हैं, हमने पढ़ा था कॉन्फ्रेंस के अंदर। अच्छा, इनफैक्ट अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसे भी लॉज होते हैं जो तीनों लिस्ट के अंदर नहीं होते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और भी ऐसे कई सारी चीजें जो बहुत बाद में आई है भारत में। तो ऐसे चीजों पे कानून बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है रेसिड्यूरी पावर्स पे काम करना। ठीक है, इनफैक्ट पार्लियामेंट ऐसे सब्जेक्ट्स पे भी लॉज बना सकती है जो स्टेट का पार्ट है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करती है बताते हुए कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है, और 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स अगर इस बात की अप्रूवल दे देते हैं राज्यसभा के अंदर, तब यहां पे कानून बनाया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट ऑफ द सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट था। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रेसिडेंट यहां पे कई बार ऑर्डिनेंसेस या जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स होते हैं बेटा वो पास कर सकता है जब पार्लियामेंट यहां पे सेशन में नहीं है। हालांकि ऐसे ऑर्डिनेंसेस की अगर हम बात करें तो उनकी जो एज होती है सिर्फ 6 हफ्ते की होती है, उसके बाद ये मतलब इनवैलिड से हो जाते हैं। ठीक है, सो मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर किसी स्टेट में ब्रेक डाउन कर जाती है, ठीक है, वहां पे सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही होती, तो ऐसे केसेस में इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है बाय द पार्लियामेंट इन द स्टेट। फिर अगर हम देखेंगे पार्लियामेंट ऐसे केसेस में स्टेट के लिए लॉज बनाने का काम कर सकता है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल पावर्स की, तो जितने भी बिल्स होते हैं एक्सेप्ट द मनी बिल, वो सारे के सारे किसी भी हाउस में आप ओरिजिनेट कर सकते हो। मनी बिल सिर्फ एक ऐसा है जो लोकसभा के अंदर ही जनरेट होता है। राज्यसभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फाइनेंशियल स्फीयर के अंदर एडवाइजरी का, ठीक है, एडवाइस देने का काम करती है, कहीं पे कोई लॉज अगर बन रहे फाइनेंस से रिलेटेड तो उसको एडवाइस करती है। पार्लियामेंट यूनियन बजट पास करता है, जिसमें अगर आप देखोगे टोटल इनकम और टोटल कितना खर्चा हुआ है किसी साल में वो यहां पे बताया जाता है। पार्लियामेंट कई बार सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मांग सकता है। सप्लीमेंट्री ग्रांट मतलब एक्स्ट्रा पैसा मांग सकता है। अगर मान लेते हैं जो करंट अमाउंट उसको ऑथराइज किया गया है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वो इनसफिशिएंट है, उसको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा पैसा चाहिए, तो ऐसे केसेस में यहां पे सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड की जा सकती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर बात करें, अगर बजट को लेट से पास नहीं किया गया है इस द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, एंड ऐसे केसेस में अगर सरकार को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो निकाला जा सकता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन
अगर आप देखोगे उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है सैलरीज कितनी होने वाली है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की, है ना, उनके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं। साथ ही साथ कोई भी टैक्स यहां पे लोगों के ऊपर तब तक आप इंपोज नहीं कर सकते जब तक आप पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फिर अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल, ठीक है, एग्जीक्यूटिव मतलब वो इंसान जो एक्चुअली यहां पे मिनिस्टर्स वगैरह हैं, ठीक है, जो मिनिस्टर्स हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में, पहुंचाने में लोगों तक, है ना, इंप्लीमेंट करने में, तो उनके ऊपर कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो अनलिमिटेड पावर एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे होता है, नंबर 1 हमने पढ़ा था अभी कि क्वेश्चंस पूछने का अधिकार होता है, ठीक है, तो क्वेश्चंस किए जाते हैं गवर्नमेंट के साथ एंड मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो उनकी पावर को एक तरीके से चेक में रखते हैं। पार्लियामेंट यहां पे नो कॉन्फिडेंस पास कर सकता है अगर उसको लगता है कि करेंट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही, और अगर ये मोशन पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ सकता है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन हो सकता है, मान लेते हैं कोई इंपॉर्टेंट, अगर फॉर एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई कांड हो गया भारत के अंदर, तो ऐसे केसेस में एडजर्नमेंट मोशन से क्या हो सकता है, इमीडिएट अटेंशन को आप सरकार की ड्रॉ कर सकते हो, इमीडिएट लॉज बना सकते हो, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें बच्चों, एक कट मोशन आता है। कट मोशन तब मूव किया जाता है पार्लियामेंट में जब फॉर एग्जांपल जो डिमांड्स हैं, फाइनेंशियल डिमांड्स हैं, बहुत ज्यादा हो रही हैं, है ना, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा सरकार ने फाइनेंशियल डिमांड्स की हुई हैं, तो ऐसे में अगर लगता है कि जो पब्लिक मनी सही तरीके से नहीं यूटिलाइज हो रही, ठीक है, या फिर एक्सेसिव डिमांड की जा रही है पैसों की, तो ऐसे में कट मोशन ला सकते हैं जिससे आप इस डिमांड को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो या पैसा थोड़ा कम रिलीज कर सकते हो, ठीक है। इससे इंश्योरिटी होती है कि जो पब्लिक मनी है ना बेटा, वो पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और यूटिलाइज की जा रही है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं यहां पे। पार्लियामेंट बेटा राष्ट्रपति को अपने पद से हटा सकता है, इसको आप कहते हैं इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहा है, कोई बहुत सीरियस मिसकंडक्ट यहां पे कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर ऐसे केसेस में प्रेसिडेंट के ऊपर लगे हुए चार्जेस अगर प्रूव हो जाते हैं और 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउसेस पास कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट को आप अपनी पोजीशन से हटा सकते हो, यानी इंपीच कर सकते हो। पार्लियामेंट यहां पे बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को हटा सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकता है, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ जो होते हैं इंडिया के बेटा, उनको हटा सकता है अगर वो गलती से भी कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करते हुए पाए गए तो, ठीक है। तीसरी बात, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अगर मान लेते हैं कोई इंसान यहां पे पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, यहां पे हैम्पर कर रहा है उसको, तो भी पार्लियामेंट यहां पे उसे पनिश कर सकता है। तो दीज आर द जुडिशियल पावर्स। कुछ अदर फंक्शंस है जैसे इलेक्टोरल पावर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे पार्लियामेंट क्या करता है, स्टेट असेंबली के मेंबर्स के साथ मिलकर के राष्ट्रपति को इलेक्ट करता है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा मिलकर के स्पीकर को अपॉइंट करते हैं, ठीक है, राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर के डेप्यूटी चेयरमैन अपॉइंट करते हैं। तो ये कुछ आपकी इलेक्टोरल पावर्स या मतलब अदर फंक्शंस में काउंट हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देखिए अगर आपको संविधान में कोई भी चेंज लाना है, जैसे आप कहते हैं अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तभी पॉसिबल है अगर इसको 2/3 मेजोरिटी से पास किया जाए बाय बोथ द हाउसेस, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात, पार्लियामेंट के पास पावर है यहां पे जो नए स्टेट्स आपके बनते हैं, जो पुराने स्टेट्स हैं, उनकी बाउंड्रीज, उनके नाम को कई बार चेंज करने का, नए स्टेट्स क्रिएट करने का, ठीक है। साथ ही साथ कि किसी का ज्यूरिसडिक्शन कितना होने वाला है उसके रिगार्डिंग पावर्स को अपॉइंट करने का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या उसका एरिया होना चाहिए लीगल अथॉरिटी का, उसमें भी अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई नई चीजें आ रही हैं, तो ये पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए, नाउ लास्ट बात करते हैं, दैट इज द स्पेशल पावर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा। दोस्तों कुछ स्पेशल पावर्स भी है यहां पे लोकसभा एंड राज्यसभा की जो इनको बड़ा खास बनाती है। पहले बात करते हैं लोकसभा की, तो जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है बेटा, इसको आप पास कहां कर सकते हो, लोकसभा के अंदर, ठीक है। अगर पास हो गया तो सरकार इसमें रिजाइन करेगी, ठीक है। मनी बिल्स को आप सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में नहीं कर सकते। और मान लेते हैं किसी ऑर्डिनरी बिल पे भी अगर एक डेडलॉक हो गया, एक आप कह सकते हैं एकदम बहसबाजी हो गई, ठीक है, दोनों के बीच में, लोकसभा राज्यसभा के बीच में, ठीक है, तो ऐसे केस में लोकसभा जो ज्यादा मतलब लोकसभा जिस चीज के फेवर में होगी आप देखोगे उसी को यहां पे अपॉइंट किया जाएगा, उसी को यहां पे पास किया जाएगा। क्यों? बिकॉज नंबर वाइज लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है आप देखेंगे बेटा कंपैरेटिवली ज्यादा है ना, तो अगर वोटिंग भी होती है तो आप देखोगे लोकसभा के पास ज्यादा चांसेस होंगे यहां पे ज्यादा वोट्स कैटर करने के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स है जो हमारी लोकसभा कवर करती है। फिर बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट राज्यसभा। देखिए राज्यसभा की अगर हम बात करें तो पहली बात, राज्यसभा ही यहां पे लॉज बनाती है, ठीक है। लोकसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता यहां पे स्टेट लिस्ट के अंदर लॉज बनाने का, कि राज्यसभा हैज दिस पावर, ठीक है। दूसरी बात, राज्यसभा अगर कोई रेजोल्यूशन पास कर देती है बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, तो पार्लियामेंट ऐसे केसेस में स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो उस पर कानून बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, राज्यसभा की। जब वो पास करेगी तब जाकर के कानून बन सकता है, लोकसभा यहां पे नहीं बनाएगी, ठीक है। तीसरी बात, अगर राज्यसभा ये डिमांड करती है कि कुछ नई सर्विसेज आनी चाहिए ऑल इंडिया लेवल पे, है ना, देश के भलाई के लिए, तो ऐसे केसेस में भी पार्लियामेंट ऐसी सर्विसेज क्रिएट कर सकता है, ठीक है। चौथी बात, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है ना अपने नॉर्मल टेन्योर को कंप्लीट करने से पहले, या लेट्स से फॉर एग्जांपल एक नेशनल इमरजेंसी लग जाती है और लोकसभा आपकी डिसॉल्व है, तो ऐसे केसेस में
राज्यसभा क्या करेगी, लोकसभा का रोल यहां पे प्ले करेगी और देश के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेती रहेगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक आपका खत्म होता है, द यूनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर आपने थोड़ा तेज पढ़ाया, बिल्कुल जी हाँ बेटा, तेज इसलिए पढ़ाया बिकॉज आपको टॉपिक रिकॉल कराना है। हम लोग यहाँ पे ऐसा वन शॉट डिटेल लेक्चर नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि माइंड मैप का मतलब है कि फटाफट से क्विकली कुछ पॉइंटर्स के थ्रू आपके कुछ टॉपिक्स को रिकॉल करना, रिवाइज करना, जिससे आपको याद रहे कि हाँ सर ये चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है। तो ये आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं, आप फटाफट से देख करके क्विकली नोट्स को रिवाइज करके दिमाग में रख के जा सकते हो और अपने क्वेश्चन वगैरह बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, चलिए जाते जाते आपको पता है बच्चे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर देते हैं, तो आज के सवाल का नोट कर लीजिए। आज के सवाल नोट कर लीजिए दोस्तों। आज का सवाल यह है कि आपको बताना है कि कोई 3 पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो 3 पावर्स एंड फंक्शंस आपने बताने हैं किसके दोस्तों, ये बताने हैं आपको हमारे लोकसभा के स्पीकर के। ठीक है, तो स्पीकर लिख देता हूं बच्चों, यहां पे स्पीकर ऑब्वियसली बात है हमारे लोकसभा के हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका क्वेश्चन है फॉर द डे, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड विद दिस लेट्स वाइंड अप विद द क्लास गाइस। थैंक यू सो मच, उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों को, है ना, बहुत मजा होगा, काफी कुछ सीखा होगा आपने। चलिए तो मुझे और हमारे विधायक जी को दीजिए इजाजत, तो अब मैं चलता हूं, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए पढ़ाई विद पीडब्ल्यू। तो बाय गाइस, सायोनारा एंड करते रहो मस्त मस्त पढ़ाई, 1-2 बार नहीं 1000 बार। चलो मेरे यारा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।